आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात की तवारीख को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम की तजवीज़ की बुनियाद पर 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस के लिए तालीमी कैलेंडर को हुकूमत की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। 10वीं जमात के इम्तिहानात 17 मई से 26 मई तक होंगे। 27 मई तक 13 जून गरमाई तातीलात होंगी। इस मरतबा गुज़िश्ता के 11 पर्चों के बरखिलाफ सिर्फ 6 पर्चे ही 10वीं जमात के इम्तिहानात में होंगे। 1 फरवरी से 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। 89 काम के दिन होंगे। 89 तालीमी कैलेंडर के मुताबिक फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट 1 FA1 15 मार्च तक मुकम्मिल करना होगा, जबकि FA2 15 अप्रैल तक मुकम्मिल करना होगा। समेटिव असेसमेंट 7 ता 13 मई होंगे। तुलबा को प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे और असातिज़ा व औलिया तुलबा की रहनुमाई में 30% निसाब की तकमील घरों में कर ली जाएगी। जुमला 204 काम के दिनों बशमूल 1 सितंबर से 30 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस और 89 दिन 1 फरवरी से 26 मार्च तक ऑफलाइन क्लासेस का शुमार इस तालीमी कैलेंडर में किया गया। इस कैलेंडर के मुताबिक तुलबा की हाजिरी लाजमी है, ताहम इसके लिए वालिदैन से रजामंदी का तहरीरी इजाजतनामा स्कूल को लेना होगा। ऐसे तुलबा जो घरों में बैठकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको ऐसा करने की इजाज़त दी जाएगी। इस कैलेंडर में कहा गया है कि हर बच्चा जो इम्तिहान तहरीर करने का ख्वाहिशमंद हो, कम से कम हाजिरी पर इसरार किए बगैर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जानी चाहिए। किसी भी तालिब इल्म को किसी भी बुनियाद पर इम्तिहान में शिरकत से ना रोका जाए। स्कूल्स के औकात 9:30 बजे ता 4:45 तक होंगे, अजला में होंगे, जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद में स्कूल के टाइमिंग्स 8:45 AM to 4 PM होंगे। स्कूल से ख्वाहिश की गई है कि वो तुलबा के मामूल के चेकअप करवाएं। सुदूर मदारी से ख्वाहिश की गई है कि वो करीबी हेल्थ सेंटर का फ़ोन नंबर अपने पास रखें, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल पर रब्त पैदा किया जा सके। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर टी पापी रेड्डी ने कहा है कि 20 जून के बाद एमसेट मुनक्किद होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने जारिया तालीमी साल इंटरमीडिएट के 30% निसाब को कम करते हुए सिर्फ 70% निसाब पर ही इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसके बाद इसी 80% निसाब की बुनियाद पर एमसेट मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 3 मई से बोर्ड के इम्तिहानात मुनक्किद करने का मंसूबा तैयार किया है और इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से एकेडमिक कैलेंडर की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 24 मई तक इंटरमीडिएट के तमाम इम्तिहानात मुकम्मिल कर लिए जाने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र 20 जून के बाद एमसेट मुनक्किद करने का मंसूबा है। तुलबा को इम्तिहानात के बाद 1 महीने तक एमसेट की तैयारी करने का वक्त मिलेगा। प्रोफेसर पापी रेड्डी ने कहा कि एमसेट के अलावा ई सेट, आई सेट, एड सेट, लॉ सेट, पी सेट, PG ई सेट जैसे एंट्रेंस इम्तिहानात का शेड्यूल आइंदा माह जारी किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में काउंसिल एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख को खतियत देने का काम कर रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में मिशन भागीरथ को लेकर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसमें मिशन भागीरथ से जुड़े कई मामलात पर तफसीली मबाहिस किए गए। इसी बीच जराए से खबर मिली है कि रियासत में आइंदा तालीमी साल से माशी तौर पर कमजोर तबकात को फराहम किए जाने वाले 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी होगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 2 दिन कबल कमजोर तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का तालीम और रोजगार के शोबों में अमल करने का ऐलान किया था और इस सिलसिले में बहुत जल्द एक इजलास तलब करने का भी वादा किया था। चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने मुख्तलिफ कोर्सेज बशमूल इंजीनियरिंग व दीगर पेशावराना कोर्सेज में 10% इजाफी कोटे के तहत मज़कूरा तबकात को सीटें मख्तस करने के अमल का जायजा लिया। जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश में जारिया साल से EWS तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी हो रही है। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अपने हम मनसब से तबादला ख्याल करते हुए रियासत के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और कोर्सेज में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी का जायजा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि आइंदा तालीमी साल से सरकारी और खानगी तालीमी इदारों में 10% EWS तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी होगी। वज़ीर सनत के तारक रामा राव ने आज फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से मुनक्किद एक्सीलेंस अवार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए KTR ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में
सनतें काफ़ी तरक्की कर रही हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत ने उनके लिए बेहतर पॉलिसीज और वसाइल को यकीनी बनाया है। आपके साथ भी मीटिंग हुई थी, उनकी 7 घंटे की मीटिंग चली थी जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, सबका फीडबैक उन्होंने लिया, एक होटल में किया गया था और टीएस आईपास करके एक प्रोग्राम लाया उन्होंने। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई राज्य नहीं है जहां पे आपको इतनी अच्छी सुविधा है, जहां पे ये बताया जाता है कि every single application that we get, we will clear in 15 days under this industrial project self-approval, self-certification and approval process. अगर 15 दिन में हम हाँ नहीं कहते हैं, तो 16वां दिन ऑटोमेटिक हाँ है, 16th day for deemed approval. No other state in India will tell you this. Secondly, if you have a piece of land anywhere in Telangana, you can start construction on day one, be it in a village or a municipality, without seeking any clearance from the government. Now, this is called a self-certification. Simultaneously, you need to apply so that we need to know, क्योंकि गवर्नमेंट को ये जानकारी होना चाहिए कि कौन क्या कर रहे हैं राज्य में. This again no other state in India will tell you. और जयेश रंजन जो है हमारे 1992 बैच के IAS टॉपर है पूरे हिंदुस्तान में. आज अगर जयेश रंजन भी अगर गलती करते हैं और 15 दिन में अप्रूवल नहीं देते हैं, उनको भी फाइन लगता है 1000 रुपए का. अभी तक तो लगा नहीं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जयेश इतने एफिशिएंट है. हमने 13,826 अभी तक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल टीएस आईपास के जरिए हमने अप्रूवल दिया है. 2,04,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में आज तक पिछले 6 साल में मिला है. 14 लाख से ज्यादा, 14.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रॉफिट और बेनिफिट हुआ है तेलंगाना की यंगस्टर्स को. ये सारे जो है मैट्रिक्स जो है ऐसे ही नहीं आते, ऐसे ही नहीं बनते हैं. इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं आते. अगर कोई अमेजॉन आ रहा है, कोई एप्पल आ रहा है, गूगल आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं चल के आते हैं. पूरा मतलब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन राज्य क्या प्रोवाइड करता है और कहां पे स्टेबिलिटी ऐसा है. आज अगर तेलंगाना अट्रैक्ट कर रही है इंडस्ट्रीज, तो इसलिए क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है और उनकी जो ध्यान है बेसिक्स पे, बेसिक्स को करेक्ट करने में उनकी ध्यान है. मैं जानता हूं देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. आई नो दैट देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स देने हैं. इनफैक्ट पिछले मार्च में जब हमने बजट इंट्रोड्यूस किया था, we had allocated 1,500 crores for industrial incentives. Unfortunately, right after that, we were all locked down, pandemic, all of this is hit. I think it was called FAPSI then. आपके साथ भी मीटिंग हुई थी, उनकी 7 घंटे की मीटिंग चली थी जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन थे. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का एक आला सतही इजलास में जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अगले 5 साल तक के लिए यानी 2021 से 2026 तक के लिए एक पॉलिसी तैयार करें. उन्होंने कहा कि आईसीटी पॉलिसी शहरियों की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनके मसाइल हल किए जा सके. केटीआर ने कहा कि तेलंगाना ने टी फाइबर प्रोजेक्ट और दीगर स्कीम्स के तहत आलमी सतह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिससे आईटी सनत को काफ़ी मदद मिल रही है. इस इजलास में आईटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे. हैदराबाद के टैंक बंड को खूबसूरत बनाने के लिए सिलसिलावार इक़दाम आखिरी मरहले में हैं, क्योंकि शहर का यह मशहूर मकाम काफ़ी खूबसूरत नजर आ रहा है. हैदराबाद को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नस्ब केटी रामाराव की मसाई ने टैंक बंड के तमाम अफराद के लिए एक बेहतर मकाम के तौर पर उभारा है. अपने फाजिल औकात को गुजारने के लिए यह खानदानों के लिए अहम और महफूज शहरी जोन में तब्दील हो गया है. हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने टैंक बंड रोड के दोनों तरफ खूबसूरती के कामों का आगाज किया था. इन कामों के हिस्से के तौर पर HMDA ने फुटपाथ पर ग्रेनाइट बिछाया था और खुसूसी रेलिंग भी लगाई थी. साथ ही इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए डिजाइनर लैंप पोस्ट भी लगाए गए हैं.
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स यानी DCC-20 के लिए वर्कशॉप का एहतमाम करें ताकि उनका माशी मुजाहरा बेहतर हो और रियासत के किसानों की दहलीज तक बेहतर खिदमात की तौसीक की जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने BRK भवन में नाबार्ड की पहली आला सतही कमेटी के इजलास की सदारत की। उन्होंने 795 PACs के कंप्यूटराइजेशन के लिए तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड को मुबारकबाद पेश की, जो मुल्क में इस सिलसिले में रोल मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने ब्रांचेस के लिए ऐप बनाने और रियासत में DCC-20 को मुस्तहकम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने तेलंगाना रियासत में कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए आला सतही कमेटी की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर मुख्तसर नोट की तैयारी का भी मशवरा दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 9,88,42,089 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 21,18,560 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,06,39,684 हो गया, जबकि 1,53,184 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,93,056 हो गई है और अब तक 1,588 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 221 नए मामला सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। रियासत में फिलहाल 3,569 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के लिए कोविड के मजीद टीके लाए गए। भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन डोज हैदराबाद के कोठी में वाक़ कोल्ड स्टोरेज को लाए गए। कोविशील्ड के साथ साथ आइंदा हफ्ते कोवैक्सीन टीकों को देने का काम किया जाएगा। 25 जनवरी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हेल्थ वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। हामिला खवातीन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं को कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। साथ ही टीकों, ग़िज़ाई अशिया की एलर्जी, एंजेटेलिकल थेरेपीज वालों को भी ये टीके नहीं दिए जाएंगे। इस सिलसिले में वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने तमाम रियासतों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के इशारों और तजादात पर मुश्तमिल चेकलिस्ट जारी की है। तेलंगाना के तमाम अजला में कोरोना टीके के जखीरे के इक़दाम में शिद्दत पैदा की गई है। उसी के हिस्से के तौर पर हैदराबाद से तमाम अजला के लिए फ्रीजर्स भेजे जा रहे हैं ताकि उन फ्रीजर्स में टीकों को रखा जा सके। ऐसे 104 फ्रीजर्स 10 अजला को भेजे गए हैं। आने वाले 4 शुमे तक तमाम अजला के लिए 375 फ्रीजर्स पहुंच जाएंगे। ओहदेदारों ने यह बात बताई। रियासत में टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। हैदराबाद के कोठी में वाक़ कोल्ड स्टोरेज से उन फ्रीजर्स को रियासत के मुख्तलिफ अजला को DCM गाड़ियों के जरिए भेजा जा रहा है। उन ओहदेदारों ने कहा कि आज तकरीबन 9 अजला को ये फ्रीजर्स भेजे गए। भुवनगिर जिले को 8, वरंगल को 10 फ्रीजर्स, हैदराबाद को 25, कुत्तागुड़म के लिए 13, आदिलाबाद के लिए 12, जगतियाल के लिए 8, जयशंकर भोपालपल्ली के लिए 9 फ्रीजर्स, गदवाल के लिए 8, कामारेड्डी के लिए 13 फ्रीजर्स भेजे गए। ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद से करीबी अजला के लिए ये फ्रीजर्स आज दोपहर भेजे गए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज कोविड को लेकर अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए वीडियो वैन्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। INL चैनल से बात करते हुए किशन रेड्डी ने इस मुहिम के ताल्लुक से जानकारी दी। कोविड वैक्सीन के संबंधित भारत सरकार के द्वारा देश भर में अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि बहुत मेहनत करके करोड़ों रुपए खर्च करके भारत में वैक्सीन रिसर्च के द्वारा आज 2 कंपनीज को सक्सेस हुआ है। इस 2 कंपनीज का वैक्सीन को भारत में जनता को जो कोरोना वॉरियर्स है फर्स्ट फेज में उनको देने का निर्णय किया है। इस संदर्भ में कुछ लोग
मज़हब के नाम पर, भाषा के नाम पर, राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत प्रचार कर रहे वैक्सीन के विषय पर, वो साइड इफ़ेक्ट्स है ऐसा झूठा प्रचार करे। ये गलत प्रचार को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वास्तविकता आम जनता को बताना चाहिए। जो कोरोना वैक्सीन संबंध में जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन लेने से कोविड से बचेगा लोग। इसी दृष्टिकोण में अभी सिर्फ कोरोना वॉरियर्स को दे रहे, उसके बाद सेकंड फेज में जो 60 ईयर से ज़्यादा एज है वो लोगों को देने के 30 करोड़ लोगों को सेकंड फेज में देने का निर्णय किया है। वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत बड़ा पैमाने से 2 कंपनी प्रोडक्शन कर रहे। इसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीक्यूशन इस संदर्भ में भारत सरकार अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एक अच्छे एक्शन प्लान बना रहे। लाखों लोग इसमें मिलकर ये बैकड्रॉप में काम कर रहे। इसमें कोई गलत प्रचार जनता के बीच में ना होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में आज से तेलंगाना में 8 डिस्ट्रिक्ट, कोविड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 8 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके तेलंगाना में 8 जिला में 8 व्हीकल्स के द्वारा प्रधानमंत्री संदेश, वीडियो संदेश और ऐसे ही कार्टून्स, उसके द्वारा मैसेजेस के द्वारा लोगों के बीच में जाकर हमारा व्हीकल्स, हमारा स्टाफ प्रचार करेगा। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पैरामिलिट्री स्टाफ है वो लोग भी प्रचार करने वाला है और टीवीज़ के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने SVIT कॉलेज में नॉर्थ जोन पुलिस के जेर एहतमाम जॉब कनेक्ट प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ कंपनियों में करीब 3000 जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जॉब कनेक्ट प्रोग्राम में मुख्तलिफ IT कंपनियां और दीगर मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुलाजमत के मौके फराहम किए हैं। అదే కదా Call up and stand everyone for lighting up the lamp by Citizen Garden. తెలుసు మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ ఈ జాబ్ కనెక్ట్ మూవ్మెంట్ తరఫు నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2000 పైన యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి ఉద్యోగం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కరోనా వ్యాధి కారణంతో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ ఇది జనవరి మంత్లో 2021 క్యాలెండర్లో ఇది ఫస్ట్ జాబ్ కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. ఈరోజు రెస్పాన్స్ చాలా మంచిగా ఉంది. అండ్ నేను అందరు క్యాండిడేట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము దట్ ఆల్ దోస్ హూ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ టుడే నెక్స్ట్ 2 Saturdays ఇప్పుడే డీసీపీ నార్త్ జోన్ గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. అందరికీ ఒక नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से जज्बा हासिल करें और गुर्बत, नाखवानदगी, समाजी और जिनसी इम्तियाज, रिश्वतखोरी, जात पात और फिरकावारियत के खात्मे के लिए काम करें। उन्होंने नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर, जिसको मुल्क भर में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, हैदराबाद के MCR HRD में जेर तरबियत ओहदेदारों से खिताब करते हुए ये रिमार्क्स किए। ये कहते हुए कि आबादी का 65% 35 बरस की उम्र से कम वालों का है। वेंकैया नायडू ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो नए हिंदुस्तान, खुश और खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने उनको भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए नेताजी की जिंदगी हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक जज्बा है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत है। किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों को साथ लेकर कई तरह की जद्दोजहद की थी। సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారత మాత యొక్క దాస శృంఖలాలను తెంపివేయడం కోసం ఆ రోజు అనేక पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वह बल्दियात की तरक्की के लिए मख्तस किए जाने वाले फंड्स को दीगर मकासद के लिए खर्च कर रही है। सूर्यापेट में बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हालिया दिनों मरकजी हुकूमत ने सूर्यापेट में 400 केवी सब स्टेशन की तामीर के लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उन्होंने कहा कि वो सूर्यापेट बल्दिया की तरक्की के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि बल्दियात को तरक्की के मामले में नजरअंदाज किया जा रहा है। बल्दियात के लिए मख्तस करदा फंड्स दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर पर जोर दिया कि वो बल्दियात की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स मख्तस करें। सूर्यापेट वासुలందరూ మీ అందరూ కూడా నేను తెలియజేస్తాను। ఈ సూర్యాపేట 400 కేవీ సబ్ స్టేషన్ కోసం సరే రెండు మూడు విషయాలు నేను మీకు మనవి చేస్తున్నా। సరే నా అనుభవంతో కూడా మీకు మనవి చేస్తున్నాను। అంటే మీరు చాలా మంది తెలుసు నేను 5 సార్లు వరుసగా ఎంపీగా చేస్తున్నాను। ఎందుకంటే మున్సిపల్ చట్టం నేను శాసనసభ ఉన్నకే పాస్ అయింది। ఈ ఆర్టికల్ 26 చైర్మన్ గారు కమిషనర్ మరి ఇది రెండో మీటింగ్ మూడో మీటింగ్ సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీ మరి ప్రతి నెల మీటింగ్ జరగాలని చెప్పి కూడా నేను వారిని నా సలహాగా నేను కోరడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక బజార్లో కొన్ని దుకాణాలు ఇళ్ళు కొట్టేయడం జరిగింది మెయిన్ రోడ్। నేనేం చెప్పానంటే ఒక మానవతా దృక్పథంతో అన్ని విధాలుగా మరి వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది, మీ అందరి మీద ఉంది, మున్సిపాలిటీ మీద ఉంది కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के पालाकीवुडु मंडल में वाक़े जानपाड़ दरगाह की उर्स तकरीब में हिस्सा लिया। हेलो साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीसी होने के बावजूद पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तबके के लिए क्रिमिनलाइजेशन क्यों रखा गया, इसको फौरन बर्खास्त किया जाए। भी नहीं आ रहा, 9% पे रुक गए। क्यों बोले तो हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लगाए, क्रीमी लेयर
जिसका तनख्वाह सालाना अगर 8 लाख हुआ तो उसका बेटा पढ़ नहीं सकती, उसकी बेटी पढ़ नहीं सकती, उन लोग रिजर्वेशन में नहीं आते। ये कहां का तरीका है भाई? हमारे अकेले कोई ये रिजर्वेशन की बात में क्यों आता है भाई? तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आप अपने आप को ओबीसी बोलते हैं, क्रिमिनल हमारे ऊपर क्यों लगाते भैया? आज तुम अपर क्लास वालों को 10% रिजर्वेशन दिया तो हम नको नहीं बोले भैया, हम नहीं बोलते, उसमें भी गरीब है, मगर हमारा 27% में हम 9% को रुके, 25 साल हुआ, इसको क्यों हम आगे नहीं बढ़ाते, क्रिमिनल क्यों नहीं हटाते? ये बात है। बंडी संजय बोल रहा हो मेरे वजह से आज 10% अपर क्लास में, आप भी बैकवर्ड है हमारा रिजर्वेशन में। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि केटीआर को वजीर आला बनाने से पहले संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखा जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में केसीआर ने जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस साल ये वादा पूरा नहीं हुआ तो ये मसला जूं का तू रहेगा। तमाम पब्लिक के सामने संगारेड्डी को एक मेडिकल कॉलेज दूंगा बोल के वादा किए। अभी तो आप सीएम बने, मैं यहाँ का एमएलए बना संगारेड्डी का, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बोले तो है सीएम साहब भी असेंबली में बोले, जब रिकॉर्ड में आ गया और मैं जबान दिया कंपलसरी, मैं जो भी आने वाले दिनों में मैं कंपलसरी वादा के हिसाब से पहला आपको दूंगा, संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मेडिकल कॉलेज लगाऊंगा बोल के बात दी है। वो सब दुनिया देख ली हालत। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को उस वक्त तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा जब चोटुपल में किसानों के इजलास में उनके खिलाफ नारेबाजी की वजह से अरविंद इजलास के दरमियान ही चले गए। हल्दी काश्त करने वाले किसानों ने अरविंद से मुतालबा किया कि हल्दी बोर्ड का वादा पूरा नहीं किया गया और हल्दी की अकल तरीन कीमतें 15,000 रुपए फी क्विंटल दी जाए। किसानों ने सवाल किया कि एक हफ्ते में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। इस सिलसिले में जो बॉन्ड पेपर लिखा गया था उसका जवाब दें, अगर जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें और हमारे साथ जद्दोजहद करें। अरविंद के वादे के वीडियो क्लिप बताकर उन्होंने अरविंद डाउन डाउन के नारे लगाए। మాది రైతుల గవర్నమెంట్, రైతుల కోసం అన్ని చేస్తున్నాం ఇన్ని చేస్తున్నాం అంటున్నాడు. మరి అన్ని చేసిన మీరు రైతులకి మద్దతు ధర కానీ పసుపోటు కానీ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు? అన్న 15,000 నేను ఎన్నడూ చెప్పలేదు. నేను రాసిచ్చిన దాంట్లో రేటు లేదు, మద్దతు ధర తీసుకొస్తామనేది ఉన్నది. 15,000 నేను చెప్పింది లేదు. కాబట్టి రైతన్నలు ఎవరు కూడా మాట్లాడేది దయచేసి నేను రాసిచ్చింది మాట్లాడితే ముందర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए अतिया दिया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के एक वफद ने राजभवन में उनसे हफ्ते को मुलाकात की। गवर्नर ने एक चेक वाई राघवलू और दीगर ओहदेदारों के हवाले किया। इसी बीच तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी राम मंदिर की तामीर के लिए 1,01,000 रुपए का चेक हवाले किया। उनसे राम मंदिर की तामीर की कमेटी जो है उस कमेटी के अराकीन ने राजभवन में आज मुलाकात की। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।